की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों वेलकम टू द क्लास। और अभी हमने रेडियस के डेरिवेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और ओमेगा का कैलकुलेशन किया। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर पार्टिकल को पैरेलल या एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो करते हैं तो कितना फोर्स उसके ऊपर लगेगा बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो हेडिंग सबसे पहले हम लगा देते हैं। लेट्स राइट द हेडिंग। ओके, तो ये हेडिंग लगा दिया हमने। सिचुएशन क्या है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास है। मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं हम इससे। मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दिखाते हैं। जनरली हम क्रॉस वगैरह दिखाते थे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पे इस बार हम लेट्स से कि मैग्नेटिक फील्ड जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड बी। थोड़ा सेंटर में लेकर आते हैं इसे। चार्ज पार्टिकल को लेकर आते हैं। अगर मान लो चार्ज पार्टिकल मेरे पास है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान सकते हो, निगेटिव भी मान सकते हो। मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे थ्रो करेंगे ऐसे। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही एंटर करता है v वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। या अगर इसको एंटी पैरेलल भी हम थ्रो करेंगे, लेट्स मेक एन अनदर एग्जांपल हियर, ठीक है। टेक दिस चार्ज q विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी, बट दिस टाइम इसकी वेलोसिटी को हम रिवर्स कर देते हैं इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। लेट्स से ये यहाँ पे चल रहा है और इन दिस केस ये यहाँ चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं B एंड V आर पैरेलल। B एंड V आर कैसे हैं, पैरेलल है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के साथ। यहाँ पे B एंड V कैसे है, ये एंटी पैरेलल, ठीक है। मतलब B और V के बीच में एंगल कितना होगा, कोई बोल सकता है। B और V के बीच में यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री होगा, ठीक है। अपना सवाल ये बड़ा सिंपल सा सवाल है कि क्या इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा, या क्या तुम ऐसा कह सकते हो क्या कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन फोर्स लगाएगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर। थोड़ी पीछे की बात हम रिकॉल करते हैं। हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ली थी, चार्ज पार्टिकल को हम थ्रो कर रहे थे, तो यहाँ पे ये जेड एक्सिस में था और ये एक्स एक्सिस में था। एक दूसरे के ये जब परपेंडिकुलर थे, हमने कहा कि वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड और क्यू पैरेलल हो गया, तो इस सिचुएशन में बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगेगा। कैसे, हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है अपने पास, F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। सिंपल टर्म में अगर हम लिखना चाहेंगे इसको, विल राइट क्यू वी बी साइन थीटा। सो यू कैन सी थीटा हियर इज 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी इंटू साइन 0 इज 0। सो फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, 0 लग रहा है। यहाँ पे भी देखोगे F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 180 डिग्री भी कितना होता है, 0 होता है। तो मैथमेटिकली भी हमने देखा कि फोर्स चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हम थ्रो करें तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगता। एक छोटा सा क्विज वाला क्वेश्चन तुमसे मैं पूछ लेता हूँ, मुझे बताओ इसके अलावा ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगी। और एक केस बनेगा जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, पहले ही पेज पे उसका सॉल्यूशन लिखा था हमने। ऐसी कौन सी सिचुएशन और बनेगी जिसके अंदर, हाँ, जब पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज पार्टिकल तो है, बस ये यहाँ पे रेस्ट पे है। सो जब पार्टिकल रेस्ट में रहेगा, पैरेलल इसको थ्रो करेंगे या एंटी पैरेलल जब पार्टिकल को हम थ्रो करेंगे, तो ये 3 सिचुएशन है जहाँ पे इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, क्या बोलोगे, मैक्सिमम फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर कब लगेगा, कितना एंगल होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो अगर इन दिस सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो करता या नीचे से ऊपर थ्रो करता, तब उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगाता। राइट हैंड पाम रूल से हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी निकाल लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। नोट लिखने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं, इससे समझ पड़ रहा है कि F इज इक्वल्स टू 0, F इज इक्वल्स टू 0। बस एक छोटी नोट हम ये लिख लेते हैं कि नोट E1 when charge particle
is at rest, then also F will be equals to 0. We'll make it very simple. अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये तीसरी सिचुएशन जहाँ पे इसके ऊपर फोर्स 0 लगता है, ये कंक्लूड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अभी। तो एक पॉइंट आगे हम कवर करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं उसका हेडिंग वेरियस रिलेशंस ऑफ रेडियस ऑफ पाथ। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था, हमने कहा सिंपल था, mv/qb डिराइव किया था हमने कल। ओके, तुम्हें ये पता है p इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोमेंटम, v इज इक्वल्स टू m इंटू वी। तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पता है क्या होता है, हमने कहा पता है हमें हाफ mv² होता है। ठीक है, अच्छा, तो मैं रेडियस को, आई वांट टू राइट रेडियस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आई वांट टू राइट रेडियस इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड रेडियस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, रिलेशन। ठीक है, क्या रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, पहला रिलेशन यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है मुझे, इस mv को मैं सिंपली p लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला p/qb भी बन सकता है, हमने इसको हाईलाइट कर लेना है कि ये भी एक फॉर्मूला हमें ज़रूरी पड़ेगा आगे डिस्कशन के अंदर। ठीक है, फिर दूसरा रिलेशन हम यहाँ पे एक रिलेशन बिटवीन, इसको नाम देते हैं r एंड p। हम दूसरा रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, रिलेशन बिटवीन p एंड काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का बीच का रिलेशन। हमने वर्क पावर एनर्जी में ऑलरेडी उसको डिराइव किया था, लेकिन उसको बहुत समय हो गया है, हो सकता है उसको रिकॉल करने में दिक्कत आ जाए, तो हम इसको यहाँ पे एक बार डिराइव कर लेते हैं। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv² होती है, यहाँ पे लिख दिया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अच्छा, और यहाँ पे हम v को कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, कैन वी राइट p इज इक्वल्स टू mv, देखा p इज इक्वल्स टू mv, क्या मैं v को लिख सकता हूँ क्या, p डिवाइडेड बाय m, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी मुझे मिल जाएगी यहाँ से p² डिवाइडेड बाय 2m। so this is my kinetic energy, substituting the value of v² हो जाएगा p² बाय m², तो एक m और एक m कट जाएगा, p²/2m। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि p इज इक्वल्स टू √2m/k। कई बार हमने यूज़ किया होगा वर्क पावर एनर्जी इस टॉपिक के अंदर, हमने कहा कि यहाँ पे भी कभी ज़रूरत पड़ी तो ये हमें पता हो कि इस टॉपिक के अंदर भी हमने ये रिलेशन इस्टेब्लिश किया था और यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आ गया। तो अभी मुझे चाहिए रिलेशन, किसका बीच में रिलेशन चाहिए, फाइनल मुझे रिलेशन चाहिए अभी, रिलेशन बिटवीन, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, 3 रिलेशन सिंपल, तीसरा रिलेशन लिखने जा रहे हैं हम अभी। तीसरा रिलेशन किसके अंदर होगा, गेस करो, रेडियस एंड मोमेंटम, रेडियस एंड काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम तो हो गया है, रेडियस और मोमेंटम के बीच में ये रिलेशन है, मुझे रेडियस और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन चाहिए। तो इसको हमने देखा और इसको हमने देखा, और दोनों के संगम से हमें रेडियस क्या मिली, रेडियस थी p/qb, तो p को हम लिख सकते हैं √2m/k डिवाइडेड बाय qb, एज सिंपल एज दिस। ठीक है, तो ये 3 रिलेशन हमें मिल गए। कभी अगर याद भी नहीं रहते हैं तो सिंपली हम ऑन द स्पॉट इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे डिराइव करना है मैंने बता दिया अभी। कितने फॉर्मूला से हम खेले, 3 फॉर्मूला से खेले, तीनों फॉर्मूला से हमने रेडियस, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, रेडियस काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमने यहाँ से इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, और एक रिलेशन कभी ज़रूरी पड़ता है, जो वर्क डन होता है, वर्क डन, जिसको हम Q/V लिख सकते हैं। मैं थोड़ा स्पेस बना के अच्छे से लिख के दूँ यहाँ पे, मतलब जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ऑल सेट ऑफ फॉर्मूलाज हमारे पास रेडी हो, यूज़ होंगे नहीं होंगे वो देख लेंगे, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला रेडी होंगे। जो वर्क डन होता है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखा था ना, वो Q/V होता है, राइट, और वही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट इज Q/V। काइनेटिक एनर्जी के अंदर जब हम डिस्कस कर रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो उसके वहाँ पे ये चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी, हमने वहाँ पे इसको डिराइव किया था। ठीक है, यस।
तो ये वाले थोड़े से याद रखना, जब कभी ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस k को मैं q इंटू वी भी सब्सिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। व्हाट इज v हियर, v इज नॉट काइनेटिक, v इज नॉट वेलोसिटी, v इज हियर पोटेंशियल डिफरेंस, v इज हियर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये साइड में इतना लिख लो, थोड़ा सा न्यूमेरिकल के वक्त इसको हम डील कर सकते हैं, राइट। सो बेसिक 3 फॉर्मूलेज हैं, ये वाला मोमेंटम का और रेडियस का, एंड ये वाला भी थोड़ा बहुत ज़रूरी पड़ते हैं हम आगे, ये मॉडर्न फिजिक्स में भी ज़्यादा यूज़ होंगे ये 2 फॉर्मूले। और इसको हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जब हीटिंग इफेक्ट देख रहे थे उसके पहले पेज पे ही हमने इसको डिराइव किया था कि ये वर्क डन को Q इंटू वी क्यू लिखते हैं, ठीक है। चलो तो कुछ क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग जितना भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि रेडियस के ऊपर क्या क्या तरह तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। करना क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो बेटा, तो यहाँ पे 3 चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इसको फेंका है, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इसको फेंका है, तो एक सिंपल सा एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि लेट्स से कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब निगेटिव जेड एक्सिस में जा रही है। 3 पार्टिकल हम यहाँ से थ्रो करेंगे, अल्फा बीटा नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स, ये तीनों पार्टिकल्स को हम यहाँ पे थ्रो करेंगे। तो तीनों पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा क्योंकि उनको परपेंडिकुलर फेंका गया है, ठीक है। तो ये सभी पार्टिकल्स जब मूव करेंगे कुछ ना कुछ ऐसे घूम जाएंगे अंदर, ठीक है। तो किसकी रेडियस कितनी होगी, कौन सबसे बड़ी रेडियस लेकर घूमेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे, कंप्लीट कर लेता हूँ मैं इसे। लेट्स से कि ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है और ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने फेंका है तीनों को। तो मेरे पास रेडियस का रेशो पूछा है, हमें ये पूछा गया है फाइंड द रेशो ऑफ द रेडाई। रेडियस का फॉर्मूला भी हमारे पास है बच्चों, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, सबसे पहला वाला वर्जन इसका, ठीक है। मोमेंटम वाला नहीं, काइनेटिक एनर्जी वाला नहीं, सिंपल वर्जन वेलोसिटी वाला, आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। यहाँ पे तीनों के क्या सेम है, तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तीनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सेम है। तो वी कैन से वेलोसिटी सेम होगी, काइनेटिक एनर्जी सेम मतलब यहाँ पे वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। या स्पीड सेम हो सकेगी, हम ऐसा कह सकते हैं, तीनों पार्टिकल की क्या सेम होगी, स्पीड सेम होगी, ओके। क्या रिलेशन हम यहाँ से लगा सकते हैं, क्या रिलेशन हम यहाँ से लगा सकते हैं रेडियस का, तीनों को मुझे कंपेयर करना, क्या ना, ऐसे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे मैंने देखा ये v ये कांस्टेंट है, और एक चीज यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई बता सकता है, एम वी अपॉन क्यू में से और एक टर्म कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। 2 टर्म यहाँ से कांस्टेंट है, क्या वेरी करेगा, मास, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा तीनों का मास डिफरेंट होगा और चार्ज भी इनका डिफरेंट होगा, ठीक है। सो वी कैन से आर इज इक्वल्स टू एम बाई क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू, ठीक है। तो इफ यू राइट द रिलेशन, लेट्स से आर वन इज टू आर टू इज टू आर थ्री is the ratio of their respective radii, proton, neutron and alpha particle. So we will say you can have the relation m1 by q1 is to m2 by q2 is to m3 by q3। अभी ये पहला रेशो क्या इंडिकेट कर रहा है, मान लो ये हम प्रोटॉन के लिए लिख रहे हैं, ये प्रोटॉन है, ठीक है। मतलब ये रेडियस r1 प्रोटॉन की हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं। सो राइट दिस r1 रेडियस तुम कंसिडर कर लो, ये प्रोटॉन के बारे में चर्चा हो रही है, ये हो रही है न्यूट्रॉन के बारे में, और ये है अल्फा पार्टिकल के बारे में चर्चा, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और अल्फा पार्टिकल का मास अगर हम कंपेयर करते हैं, लेट्स से प्रोटॉन का मास m है, प्रोटॉन का मास m है, और तब न्यूट्रॉन क्या होगा, उसका मास 2m होगा, अल्फा पार्टिकल मतलब हेलियम न्यूक्लियस होती है, द मास विल बी 4m, ठीक है। अभी चार्ज की बात कर लेते हैं, प्रोटॉन के पास सिंगल चार्ज होता है E, न्यूट्रॉन के पास भी चार्ज सिंगल होता है E, दीज आर आइसोटोप्स। अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज होता है 2E, ओके। तो अभी M और M काट देंगे और M को भी काट देंगे, E E
ई को भी काट दिया, यहाँ पे 2 कट गया, इधर आ गया ये 2, तो हमने देखा हमें रिलेशन मिल रहा है R1 is to R2 is to R3 is equals to 1 is to 2 is to 2. दिस इज अवर आंसर। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेडियस तो दे दी, फॉर्मूला के अंदर तीनों को कंपेयर करो, तो रेशो हमने लगा दिया, क्या कॉमन है उसको कांस्टेंट में डाल दिया, रेशो में हमें ये चीजें मिल गई। क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी करेंगे, वैसा नहीं करते सर, काइनेटिक एनर्जी ही रखते, तो क्या होता है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी के अंदर 2 टर्म्स आती है ना, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये टोटल टर्म हमें कांस्टेंट लेनी पड़ती, तो वी कैन नॉट से कि v इज कांस्टेंट फॉर ऑल दीज 3, सो टेक दैट करेक्शन विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। यस, करना पड़ेगा ये। थैंक यू सो मच। आते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एट सम एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल परपेंडिकुलर की बात कर ली, रेडियस वगैरह हमने फाइंड आउट कर लिया, हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग हम लगाते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल एट सम एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, लेट्स टेक मैग्नेटिक फील्ड, पीछे से ही कोई मैग्नेटिक फील्ड लेकर आते हैं, टाइम सेव होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लेट्स टेक विच इज इन द एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है। अभी हम क्या करते हैं, अगर तुम पैरेलल या एंटी पैरेलल थ्रो करोगे पार्टिकल को, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये पॉइंट हमने थोड़ी देर पहले देखा था। पैरेलल एंटी पैरेलल होंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो पार्टिकल सीधा सीधा निकल जाएगा। अगर ऐसे तो सीधा निकल जाएगा, इधर से आएगा तो सीधा निकल जाएगा, कोई डिफ्लेक्ट नहीं होगा, उसका डायरेक्शन कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम किसी थीटा एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर पार्टिकल को हम ऐसे थ्रो करते हैं, इस प्रकार से हम पार्टिकल को यहाँ पे फेंकते हैं, ठीक है, लेट्स से कि प्लस क्यू चार्ज जिसको हमने किसी थीटा एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड थ्रो किया विथ वेलोसिटी v, ठीक है, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो एंगल थीटा यहाँ पे हम दिखा देते हैं ना, थीटा एंगल से उसको हमने प्रोजेक्ट किया, तो होगा क्या, इसका पाथ कैसे होगा, क्या ये सीधा चला जाएगा, क्या ये मुड़ के ऐसे नीचे चला जाएगा, क्या सर्कुलर पाथ करके पीछे चला जाएगा, क्या हो सकता है कि ये ऐसा पाथ लेके आगे बढ़े, हमें वो देखना है। तो वो देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो हम इस वेलोसिटी को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। सो लेट्स स्प्लिट द वेलोसिटी इनटू 2 कंपोनेंट। हमें ये पता है ना कि वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में है, अगर वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रही है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा, ठीक है। तो इसके अगर हम 2 टुकड़े यहाँ पे कर देंगे तो वो दिखेंगे कैसे, वो इस प्रकार से दिखेंगे, ये हो जाएगा v cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। अभी इससे होगा क्या, ये 2 कंपोनेंट करने से क्या हमें हासिल हुआ, एक चीज़ तो हमें यहाँ से क्लियर होगी कि v cos थीटा ये कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट, वेलोसिटी का, किसकी वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल की, तो ये v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मतलब बिकॉज ऑफ v cos थीटा वेलोसिटी और मोशन ऑफ दिस कंपोनेंट कोई फोर्स नहीं लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर। फिर से एक बार, v cos थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, सो बिकॉज ऑफ v cos थीटा द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द x डायरेक्शन विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। जो y डायरेक्शन का कंपोनेंट है v sin थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन सी v sin थीटा एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो बिकॉज ऑफ v sin थीटा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट ये दिखेगा कैसे, हमने एक चीज पहले देखी थी कि अगर तुम सिंपली परपेंडिकुलर थ्रो करते हो तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ लेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ने थीटा एंगल पे थ्रो किया तो एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो बिकॉज ऑफ वन कंपोनेंट पार्टिकल विल डू सर्कुलर मोशन एंड बिकॉज ऑफ अनदर कंपोनेंट v cos थीटा जिसके कारण उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था वो आगे आएगा, तो आगे आएगा
और वी साइन थीटा के कारण वो सर्कुलर मोशन करेगा, वी कॉस थीटा के कारण आगे आएगा, और वी साइन थीटा के कारण वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये जो रिजल्टेंट पाथ है इसका, ये जो रिजल्टेंट पाथ है वो इस प्रकार से दिखेगा, स्पाइरल पाथ। जो हम नोटबुक को बाइंडिंग करते हैं वो जैसे स्पाइरल पाथ होता है, उस प्रकार से ये हमें दिखाई पड़ेगा। तो उसको मैं नीचे डायग्राम में दिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि एक क्लियरिटी बनी रहे। तो हम यहाँ पे दिखा देते, इसका जो पाथ होगा वो पाथ हम स्पाइरल पाथ बना देंगे। कोई एक कलर ले लेते हैं, ये डॉटेड लाइन ले लेते हैं। द पाथ ऑफ दिस पार्टिकल विल बी हेलिकल। इस पाथ को क्या कहते हैं? हेलिकल कहते हैं। ठीक है, उसको हम सॉलिड लाइन से दिखाएंगे क्योंकि उसके ऊपर से हमें कैलकुलेशंस भी करने हैं अभी। सो लेट मी टेक ब्लू कलर with a solid line. Yes, the particle will take the path something like this. उसको हम सेपरेटली यहाँ दिखा देते हैं ऐसे। इस प्रकार से पार्टिकल मोशन भी कर रहा है सर्कुलर, और लीनियर मोशन भी कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसको हम कहते हैं हेलिकल पाथ। दिस पाथ इज कॉल्ड एज दिस पाथ, हेलिकल पाथ। ऊपर लिख देंगे दिस पाथ वगैरह, इतना लंबा चक लिखेंगे नहीं, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ, दिस इज हेलिकल पाथ। ठीक है, इसके अंदर अभी एक टर्म आएगी जिसका नाम होगा पिच। इसका नाम क्या होगा? पिच। उसकी भी हम बात करेंगे। फिर यहाँ पे इसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस कितनी होगी उसकी भी हम बात करेंगे, कितना टाइम पीरियड होगा, सब बातें हमें करनी है। कॉन्सेप्ट हमने इस पेज के ऊपर हमने समझ लिया। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अभी कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जगह बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, इसको भी इतना बड़े की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रख दिया। मुझे यहाँ जगह मिल गई, यहाँ पे हम इसको बना देते इस तरीके से। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट विल डिस्कस, यही फर्स्ट पॉइंट मान लो। फिर इसको देखोगे तो इसको हम थर्ड पॉइंट में डिस्कशन करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, रेडियस, रेडियस ऑफ पाथ, रेडियस ऑफ पाथ हम फाइंड आउट करते हैं। सो आर इज इक्वल्स टू, हमने लिखा था एम वी अपॉन क्यू बी, राइट? एम वी अपॉन क्यू बी, ये हमारी रेडियस थी। लेकिन यहाँ पे हम थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होती थी वहाँ पे? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जब थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे पार्टिकल को, यहाँ पे वेलोसिटी को v नहीं लिखना, तुम लिखना v साइन थीटा। दैट इज वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। वो कंपोनेंट हम रेडियस के कैलकुलेशन में यूज करेंगे। तो एम वी यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा, इसको हाईलाइट करेंगे ताकि क्या डिफरेंस है फॉर्मूला में वो हमें पता चले। हेलिकल पाथ में एम वी साइन थीटा लेंगे। ठीक है, टेक द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये एक बात होगी। फिर टाइम पीरियड और ओमेगा तो हम वैसे निकाल ही सकते हैं, एक बार रेडियस आ गई तो हम सीधा जंप करते हैं। एक पॉइंट है लास्ट जिसका नाम है पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स। ठीक है, स्क्रू देखा है, स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को हम गोल घुमाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ऐसे ग्रूव्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, तुम एक कंप्लीट रोटेट करोगे, ये थ्रेड देखिए ना, इसके ऊपर ऐसे थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से तुम्हारा ये स्क्रू है, इधर स्क्रू ड्राइवर लगाते हो, इसको रोटेट करते हो तो ये आगे जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्रूव्स होते हैं, तो एक ग्रूव से नेक्स्ट ग्रूव का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं पिच। एक पूरा 360 डिग्री तुम घुमाओगे तो ये पिच का डिस्टेंस उतना ये आगे बढ़ता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते हैं हम यहाँ पे। सिंपली इस डायग्राम में तुम देखो कि एक सर्कल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये यहाँ से ये जो दूसरा कंप्लीट हुआ ये। ठीक है, एक सर्कल टू नेक्स्ट सर्कल का सेम पॉइंट, इसको हम कहते हैं पिच, जिसको हम पी से दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम पी से दिखाए थे। तो वो पी क्या होगा? पिच को हम कैसे दिखाएंगे? पिच इज नथिंग बट अ डिस्टेंस, राइट? तो हम क्या करेंगे, उसको वेलोसिटी और टाइम के टर्म में हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, पिच को हम लिखेंगे, वेलोसिटी का कंपोनेंट इस बार हम लेंगे v cos थीटा। सिंपली क्या करना है, मैं फिर से एक बार क्लियरिटी दे दूं। पिच ऑफ हेलिक्स क्या है कि ये जो हेलिकल पाथ कवर कर रहा है बेटा, देखो ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है
और ये इतना डिस्टेंस आगे भी जा रहा है और फिर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस आगे जा रहा है उसको हम कहते हैं पिच। ठीक है, तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, तो पिच हर बार सेम होगा। ये डिस्टेंस इतना कवर, सर्कुलर पाथ कवर करेगा, फिर इतना डिस्टेंस आगे जाएगा, फिर सर्कुलर पाथ कवर करेगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं पिच। ठीक है, तो करेंगे कैसे? जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज निकाला था, रेंज क्या थी? वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, सो पिच को भी हम लिखेंगे v cos थीटा इनटू टाइम t। तो टाइम t क्या लेना है एक बार देख लो, यहाँ पे v cos थीटा इज द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। टाइम t क्या होगा? यहाँ से यहाँ आने तक, यहाँ से यहाँ आने तक का कितना टाइम है, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ दिस रिवोल्यूशन। इसलिए हम पिच का फॉर्मूला लिख सकते हैं v cos थीटा इंटू कैपिटल T। ठीक है, हम इसको बॉक्स कर लेते हैं, कैपिटल T की वैल्यू एज पर सिचुएशन हम पुट करेंगे, और v cos थीटा को भी हम एज पर सिचुएशन पुट कर लेंगे। ठीक है, तो पिच ऑफ हेलिक्स का सिंपली फॉर्मूला हमारे पास मिला v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड t। ठीक है, इसको नीचे लिख लो, t इज टाइम पीरियड। ठीक है, एंड v cos थीटा क्या है? विच इज कंपोनेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट लिया, किसका? वेलोसिटी का भाई, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने किया। ठीक है, राइट, ओके। एक पॉइंट और डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल की चर्चा होगी। ठीक है, इतना लिख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सिचुएशन देख लो, फिर हम हेडिंग लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इज इन नेगेटिव z डायरेक्शन, इतनी मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी होगी। ठीक है, थोड़ा यहाँ दिखा देते हैं। ठीक, चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ पे परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे। क्या सिचुएशन हम बना रहे हैं यहाँ पे? चार्ज पार्टिकल प्लस q ले लेते हैं, उसको हम v वेलोसिटी से यहाँ पे फेंक रहे हैं। ठीक है, इसको जब हम फेंकेंगे v वेलोसिटी से, जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर नहीं करेगा तब तक तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, ये कहाँ से आ गया? ये मैग्नेटिक फील्ड b, वेलोसिटी v। जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, पॉजिटिव चार्ज है राइट डायरेक्शन में, तो थंब इधर लेके आओ, इधर थंब रहेगा। ठीक है, अंदर की तरफ योर फिंगर्स, दैट्स योर मैग्नेटिक फील्ड, और अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ पाम इज योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये कहाँ डिफ्लेक्ट होगा? ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये d विड्थ तक ही सीमित है, यहाँ से यहाँ तक ही ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इस चार्ज पार्टिकल की रफ्तार इतनी है कि वो इसको क्रॉस करके ऐसे चला गया। ठीक है, विड्थ अगर ज़्यादा हम इसकी ले लेते तो चार्ज पार्टिकल को मौका मिलता ये थोड़ा सा यू टर्न लेके वापस चला आ जाए, लेकिन ये इतना था कि इसको मौका ही नहीं मिला पूरा यू टर्न होने का। यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई और उसके बाद ये फिर स्ट्रेट चलने लगा। तो हमने कहा कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में था तो इतना बेंड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में आया इतना कुछ बेंड हुआ, थोड़ा और कर्व करता हूँ उसे, ये जूम करके इसको इतना ये हुआ। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, इसकी वेलोसिटी इतनी सफिशिएंट थी। उसके बाद ये जब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल के आया, ये यहाँ जाने लगा। ठीक है, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो भाई साहब सीधा निकल जाते, एंड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से इधर चला गया, तो ये जो है उसका ओरिजिनल पाथ से डेविएशन होगा। यही हमारा हेडिंग है, डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज बाय अ सेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज योर सेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हेडिंग बना देते हैं हम सबसे पहले, लेट्स मेक वन हेडिंग, डिफ्लेक्शन ऑफ ए, इसका फॉर्मूला भी हमें मिलेगा, ऑफ ए मूविंग चार्ज
बाय ए सेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ये जो अंदर अभी हम छोटा सा डेरिवेशन करने जा रहे हैं, तो ध्यान दो सभी लोग। जब ये एंटर करेगा, इतना कर्व कर रहा है, ये इतना कर्व पाथ में मुड़ गया, तो इसकी कहीं ना कहीं रेडियस होगी, कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। मान लो ये जो कर्व पाथ है, इस कर्व पाथ का कहीं यहाँ पे सेंटर होगा, कहीं यहाँ पे उसका सेंटर है ये। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको एक डॉटेड लाइन से जोड़ देता हूँ ताकि हमें पता चले कि मान लो यहाँ कहीं इसका सेंटर है, जितना जो कर्व पोर्शन है उसका। ठीक है, उसकी कुछ रेडियस भी होगी, उसकी रेडियस मान लो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है आर। थोड़ा क्लैरिटी आ जाए इसलिए एक क्रॉस को हटा दिया यहाँ से, ये रेडियस आर, ये सेंटर ओ मान लो, थोड़ी देर के लिए सेंटर को सी मान लो, चलो ओके। और ये जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, उस डिफ्लेक्शन को हम यहाँ से बता देते हैं कि लेट से वो जो डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा, वही हमें फाइंड आउट करना है, वही हमारा हेडिंग है। ठीक है, ओके। एक डॉटेड लाइन में यहाँ से यहाँ स्ट्रेट बना देता हूँ, ये इस तरीके से। ठीक है, इस ट्रायंगल के ऊपर हमें गौर करना है, हमें थोड़ी सी ज्योमेट्री यहाँ पे मिल गई। ठीक है, एक ज्योमेट्री यहाँ पे मिल गई। ठीक है, क्या क्या हमारे पास डिस्टेंस है, एक बार मैं तुम लोगों को बता दूं। यहाँ पे ये डी विड्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो इतना कर्व पोर्शन बना रहा है, मान लिया उसकी रेडियस आर है और सेंटर कहीं यहाँ पे है। और जब ये पार्टिकल बाहर निकलेगा तो ओरिजिनल पाथ से उसका डिफ्लेक्शन है, तो लाइन यहाँ से दिखाओ। हमने कहा यहाँ से क्या दिखाना, हम यहाँ से लाइन दिखाते हैं, ये डिफ्लेक्शन उसका डेल्टा है। ओके, तो अगर ये डेल्टा है, ये बता सकता है कि ये ट्रायंगल देखते हुए ये एंगल कितना होगा, ये वर्टिकल लाइन और इसके बीच का एंगल कितना दिखाई पड़ रहा है, दैट्स 90 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं इस पोर्शन को, ताकि हमारा कंप्लीट फोकस इस ट्रायंगल के ऊपर रहे, और वहाँ से हम जो जो क्वांटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज निकाल रहे हैं वो तुम्हें ईजिली समझ में आए, तो मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ा ये एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, मुझे ये एंगल फाइंड आउट करने में इंटरेस्ट है, ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये डेल्टा है। ठीक है, और ये जो पाथ है वो इसके ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जहाँ से वो एग्जिट करेगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो दिस इज 90 डिग्री, ये वाला एंगल आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये टोटल तो 180 डिग्री है, 180 में से ये 90 चला गया और ये डेल्टा चला गया, तो ये कितना बचेगा, ये अंदर वाला एंगल ये बचेगा 90 माइनस अल्फा। दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा, नहीं डेल्टा। अगर ये 90 माइनस डेल्टा लाया मैंने, फिर से एक बार बता दूं मैं, दिस टोटल इज 180 डिग्री। राइट, मुझे इतना पोर्शन चाहिए था, तो 180 में से ये 90 चला गया, कितना बचा 90, 90 में से ये डेल्टा चला गया, कितना बचा 90 माइनस डेल्टा। ओके, मुझे ये एंगल चाहिए था, इसे हटा दूँ, तो ये एंगल कितना यहाँ पे होगा, ये बता सकता है कोई, ये एंगल कितना होगा अभी, ये भी कितना हो जाएगा डेल्टा। ठीक है, ये 90 है, ये 90 माइनस डेल्टा है, ट्रायंगल की एडिशन 180 होती है, तो 180 माइनस 90 माइनस डेल्टा माइनस 90, तो ये डेल्टा ही बचेगा। ठीक है, ज्योमेट्री कंप्लीट, फाइन, बाहर आते हैं ज्योमेट्री। ओके, अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, एक पहला पॉइंट तो डायग्राम थी, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या मैं लिख रहा हूँ दूसरा पॉइंट, एक तो यहाँ पे मान लो कि d इज लेस देन r है, d इज लेस देन r है। ठीक है, ओके, हटा दो इसे थोड़ी देर के लिए, तुम कंफ्यूजन क्रिएट करेगा काम का, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, हमें डेल्टा का आंसर चाहिए, तो उसकी तलाश में हम चलते हैं, फिर वो d इज लेस देन ग्रेटर देन क्या है उसे देख लेंगे। ठीक है, हमें एक चीज़ पता है, वी नो दैट r इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। एम वी साइन थीटा कॉस थीटा तो नहीं लिखोगे ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर भेजा है मैग्नेटिक फील्ड के, एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, अच्छा, मुझे r को सब्सिट्यूट करना है, इस r को मुझे सब्सिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। वो करने के लिए तो ही हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ज्योमेट्री वगैरह बनाई थी। तो इस ट्रायंगल को देखते हुए हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम
फ्रॉम ट्रायंगल, इसको कुछ नाम देना है तो इसको ए कर देता हूँ, इसको मैं बी कर देता हूँ, ट्रायंगल सी ए बी, यू कैन से साइन डेल्टा, मुझे यहाँ से कोई साइन डेल्टा निकाल के बताए कितना आ रहा है, वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगा के बताओ। तुम कहोगे सर ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस तुम्हारे पास है कितना है वो d, ठीक है, तो मैं सीधा इसको d लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय हम हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 90 डिग्री वाली सामने वाली बाजू होती है जो कि है यहाँ पे r, ठीक है। तो r को क्या लिख सकते हैं हम, r को लिख सकते हैं d अपॉन साइन डेल्टा लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है। सो विल राइट d अपॉन साइन डेल्टा इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। साइन डेल्टा का हमें आंसर चाहिए, तो फाइनली हमें आंसर क्या मिल जाएगा, सो यू कैन सी हियर साइन डेल्टा क्या मिलेगा, साइन डेल्टा इधर चला जाएगा, ये दोनों टर्म उधर, ये दोनों टर्म इधर, तो रीअरेंज करने के बाद इतना तुम्हें आता है अभी, क्यू डी बी डिवाइडेड बाय हम लिख सकते हैं एम वी, ठीक है। सो यहाँ से कभी डिफ्लेक्शन पूछ लिया या सिंपली डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लेते कि इसका फॉर्मूला ही बताना पड़ता है, तो डेल्टा कितना आएगा, साइन इनवर्स क्यू डी बी अपॉन एम वी, ऐसा फॉर्मूला हमें मिलेगा, ठीक है। ये कब फॉर्मूला यूज होगा, जब ये कुछ डिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ऐसे जाएगा और आगे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये डिफ्लेक्ट ऐसा आगे कब जा सकता है, जब ये मैंने कंडीशन ऊपर जो लिखी थी ये कब होगा, व्हेन दिस हैपन व्हेन d इज लेस देन r, ये जो विड्थ है मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ है वो जो कर्व पाथ ये लेने वाला है उसके रेडियस से कम होने चाहिए। अगर ये d विड्थ ज़्यादा होगी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इतनी बड़ी दूर तक फैली हुई है, तो उससे क्या होगा, उससे ये कंफर्टेबली और फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा, डिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट होकर ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो वो पॉइंट मैं नीचे लिख के देता हूँ, उसको एज अ थर्ड पॉइंट हम ट्रीट करते हैं ताकि क्लैरिटी मिल जाए सभी चीज़ों के ऊपर, थोड़ा ऊपर लेते हैं, थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं, थर्ड पॉइंट यू विल राइट, अगर d इज ग्रेटर देन r है, इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, मतलब हमें समझ में आए कि हम ये सिचुएशन को और ये सिचुएशन को यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। d इज ग्रेटर देन r का मतलब क्या है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ओरली, उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड इतनी सफिशेंट विड्थ की है कि तुम्हारे जो पाथ है चार्ज पार्टिकल का वो पूरा घुमा के उसको वापस वही डायरेक्शन में भेज दे, मतलब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू तुमने लिया, उसको तुमने फेंका इसके अंदर, तो इतना ऐसा घुमा ऐसा घुमा घुमा, इतनी मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंट थी कि वो डेविएट होके वापस उधर आ गया। तो ये कंडीशन को हम कहेंगे कि यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड की ये जो डी है, डी क्या है यहाँ पे, दिस इज यूर डी, विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो इसकी रेडियस कुछ होगी, यहाँ पे सेंटर होगा इसका, ये रेडियस आर होगी, इस रेडियस आर से विड्थ बड़ी है, मतलब वो कितना डेविएट होगा, तो सीधा सीधा तुम एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे देख सकते हो 180 डिग्री होगा, जा रहा था इधर फाइनली जा रहा है पीछे, एंगल कितना 180 डिग्री। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सीधा सीधा हम कह सकते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज 180 डिग्री, और उसकी कंडीशन भी हमने यहाँ पे पता कर ली, और अगर कुछ एंगल डेविएट करके वो अदर साइड में आता है, इसका मतलब है ये जो विड्थ डी है रेडियस से कम होगी। कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। अब तो इस क्वेश्चन में देखेंगे, अब बीम ऑफ प्रोटॉन की वेलोसिटी दी है, मतलब प्रोटॉन्स बहुत सारे आ रहे हैं, प्रोटॉन मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो एंटर्स रीजन, सर ये बताना क्यों ज़रूरी है अगर डायरेक्शन पूछते तो, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी गिवन है पार्टिकल की, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताया गया है, एट एन एंगल 60 डिग्री पे वो बीम एंटर कर रही है, और हमें रेडियस और पिच कितनी होगी इसकी ये बताना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम प्लॉट करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं किस डायरेक्शन में वो बताया नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो है हम जो थ्रो कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, कितना एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री का। तो क्या लगता है कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये दिया भी है हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, तो ये ऐसे चलेगा, कुछ हेलिकल पाथ लेके आगे चलेगा,
तो हमें उसके पिच के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी कि ये पिच कितना होगा, और क्या पूछा है साथ ही साथ उसकी जो हेलिकल पाथ की रेडियस होगी वो पूछी है। ठीक है, तो गिवन डेटा में क्या क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे गिवन है 0.3 टेस्ला, वेलोसिटी हमें गिवन है 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और कितने एंगल पे थ्रो किया है 60 डिग्री, ये गिवन है। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट दैट। फॉर्मूला भी हमारे पास है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, mv, हेलिकल पाथ है तो आगे साइन थीटा लिखेंगे डिवाइडेड बाय क्यूबी। इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, हमें ये पता होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होगा, Q 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये जो गिवन डेटाज है हम इसको ऊपर लिख देंगे यहाँ। ठीक है, इसको बॉक्स कर देते हैं, ये आ गई आप। चलो, तो लेट्स पुट द वैल्यूज 1.67 × 10⁻⁻27, वेलोसिटी गिवन है 4 × 10⁵, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय चार्ज इज 1.6 × 10⁻⁻19, मैग्नेटिक फील्ड मुझे लगता है 0.3 गिवन है। ठीक है, इसे सॉल्व करना, देखना आंसर क्या आता है। आंसर शुड कम आउट टू बी 1.2 × 10⁻⁻2 मीटर। ये हमारी रेडियस आ गई। ओके, दूसरा हमें पूछा था, लेट्स मेक सम स्पेस। दूसरा क्या पूछा था हमें, पिच। ठीक है, तो पिच के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, सेकंड हम आते हैं यहाँ पे, डिस्कस करते हैं पिच के बारे में। पिच के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, तो पीछे गए हमने देखा यहाँ पे v cos थीटा इंटू टी लिखा था, यहाँ पे लिखा था v cos थीटा इंटू टी। ठीक है, टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड कितना है, तो एक बार हमारे पास वेलोसिटी है v sin थीटा, रेडियस हमारे पास है। ठीक है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल्स टू है v बाय आर, टी क्या होगा 2π/ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, कितनी पुट करेंगे, ओमेगा को हम क्या लिखेंगे v, और ऊपर आ जाएगा r, सो t इज इक्वल्स टू 2πr डिवाइडेड बाय v। वो सब्सिट्यूट करेंगे, r की वैल्यू उसके अंदर डाल देंगे, तो फाइनल रिजल्ट जो दिखेगा दैट रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू, मैं सीधा सीधा यहाँ पे नीचे वो रिजल्ट लिख देता हूँ, तुम लोग क्रॉस वेरीफाई करके देख लेना कि वो रिजल्ट कैसे आया है। मैंने तरीका बता दिया, हमें बस v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देना है, वो आएगा 2πmv cos थीटा डिवाइडेड बाय q इंटू बी। इसके अंदर अभी वैल्यूज डालोगे तुम लोग, पाई की वैल्यू m v cos थीटा q और b सभी कुछ गिवन है, एंड चेक करना आंसर क्या होता है कमेंट बॉक्स में, और कल के लेक्चर में मुझे बताना कि पिच का आंसर कितना मीटर आ रहा है। आंसर किस में आएगा, मीटर में। पिच क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है, राइट। हमें इसका यूनिट भी पता होना चाहिए, क्या आएगा यहाँ पे, मीटर में आएगा ये आंसर। ठीक है, तो दो चीज़ें तुम्हें करनी है, v cos थीटा इंटू टी से 2πm v cos थीटा अपन क्यू भी आया कैसे, मतलब टॉपिक समझ में आया है, और सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल आंसर भी आ जाएगा। जाते जाते एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देके जा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख